हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। चैप्टर 3 का हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं और बैक टू बैक सबके पार्ट 2 आपके पास आ जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास पार्ट 2 का वीडियो जो है पहुंच सके, क्योंकि जो पार्ट 1 देख चुके हैं वो पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे थे। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट 2 न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक से हमने कराएंगे। चलो, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 के अंदर। आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम लोग बात किए थे पिछले टॉपिक में, हमने बात किया कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है ना। हमने ये चीज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, इन सबको करने वाला जिम्मेवार कौन होता है, चेंज करने वाला जिम्मेवार कौन होता है, उनके फैक्टर क्या क्या है ये जानेंगे हम लोग, है ना। उनके एलिमेंट्स क्या क्या है ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आओ बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को। तो द मेजर एलिमेंट्स आर, है ना, इसमें मेजर एलिमेंट्स जो है वो आपका टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, और विंड है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सारा हमारा मेजर एलिमेंट का रूप में काम करता है। किसके लिए? वेदर और क्लाइमेट के लिए। वेदर और क्लाइमेट के लिए अगर इन दोनों चीज में अगर कोई बदलाव होता है तो जिम्मेवार कौन है? ये सारे चीज इसके जिम्मेवार है। तो चलो एक एक करके हम लोग इन सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। अब ये टेम्परेचर जो है, इसका बेसिक बेसिक बात क्या है ये समझेंगे पहले। तो ये जो है दिन और रात क्रॉस सीजन, यानी टेम्परेचर जो है आपके दिन और रात दोनों टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेंगे, है ना। और सीजन टू सीजन इसका जो है चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे विंटर का टेम्परेचर थोड़ा अलग रहेगा एज कंपेरिजन समर के टेम्परेचर में, यानी दोनों के टेम्परेचर में बदलाव दिखेगा आपको, है ना, महसूस करेंगे आप, ठीक है। अगर बात कर लेंगे अफेक्टेड बाय आइसोलेशंस, यानी इनकमिंग सोलर एनर्जी, यानी ये कैसे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है या घटता है। तो सोलर एनर्जी से, सन का जो लाइट आता है उसके लाइट की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, है ना। अगर बात करेंगे टेम्परेचर कहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, तो आपके इक्वेटर के जोन के पास, इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी पोल्स के पास टेम्परेचर जो है बहुत ही मिनिमम होगा, है ना, यहाँ पोल के पास, जिसलिए इसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है ना। फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, ठीक है। क्रिएट टेम्परेचर जोन्स, टॉरिड जोन, नॉर्थ साउथ टेम्परेट जोन, है ना, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन भी नॉर्थ और साउथ में है। तो ये सारे टेम्परेट जोन जो है, और या फिर बोलते हैं फ्रिजिड जोन जो है, ये ये दोनों में टेम्परेचर कम रहेगा एज कंपेरिजन टॉरिड जोन। इसको हम लोग बोलेंगे टॉरिड जोन, जो बीच में रहेगा उसको टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेंगे इन सभी लाइंस के बारे में, ये सभी लाइंस, तो आप लोगों को पता होगा ये सभी लाइन का नाम, है ना, इन सभी लाइंस का नाम आपको पता होगा। चलो, पता होगा सबको। तो ये जो लाइन है ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ में है। ये जो है 66.5 डिग्री साउथ में है। तो इसका नाम है हमारा, इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। क्या नाम है? अंटार्कटिक सर्कल। इसका नाम है हमारा, इसका नाम क्या है हमारा, बता दो कोई इसका नाम, इसका नाम क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका नाम है आर्टिक सर्कल। क्या नाम है? आर्टिक सर्कल, है ना। तो ये सारे लाइंस के नाम है जिसके बीच आपके टेम्परेट जोन मिलेंगे। इन दोनों लाइन के बीच, इन दोनों लाइन के बीच आपको टॉरिड जोन मिलेंगे। इन दोनों लाइन के बीच आपको टेम्परेट जोन मिलेंगे। और इसके और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच आपको फ्रिजिड जोन मिलेंगे, ठीक है। इस लाइन और नॉर्थ पोल के बीच आपको फ्रिजिड जोन, और इस लाइन और नॉर्थ साउथ पोल के बीच फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर बढ़ता या घटता कब है? जब आप इक्वेटर से दूर जाते हो, है ना। या तो नॉर्थ में जाओगे या तो साउथ में जाओगे, दोनों सिचुएशन में आपका टेम्परेचर घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर जो है हमारे एयर में जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्रिएटेड व्हेन वाटर इवापोरेट फ्रॉम लैंड वाटर बॉडीज। क्या लिखा है कि ये बनता कैसे है? सबको बेसिक सा ये क्वेश्चन है कि भाई वाटर वेपर बनता कैसे है। तो सबको पता होगा टेम्परेचर जो आता है हमारे सन की तरफ से, वो इवापोरेट करता है पानी को, यानी हीट करता है। तो हीट करेगा तो इवापोरेट होगा पानी, तो यानी वेपर के रूप में ऊपर जाएगा, है ना। अब ऊपर ही क्यों जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है ना, एज अ गैस के फॉर्म में होता है वो, इसलिए। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी बोलेंगे।
वार्म एयर होल्ड मोर वाटर वेपर, हायर ह्यूमिडिटी। यानी जो वार्म एयर होता है, यानी गर्मी अगर ज्यादा रहता है तो उस टाइम पे वाटर वेपर सबसे ज्यादा बनता है, जिसके वजह से उसको बोलते हैं हायर ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है हमारे एटमोस्फेयर में, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कब? जब आपके हवा जो है आपके एटमोस्फेयर में वो गर्म होंगे, वार्म होंगे। ठीक है, कपड़ा जो है इसी टाइम पे मतलब सूखता है बहुत बढ़िया से, है ना। सबको पता होगा कि कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत होता है, टेम्परेचर का जरूरत होता है। तो कपड़ा यहाँ पे सुखाएगा, क्लॉथ ड्राई स्लोवर। अगर कपड़ा धीरे सूख रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी क्या है, कम है। ठीक है, यानी गर्मी कम है। स्वेट इवापोरेट स्लोली कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, है ना। यहाँ पे अगर मान लो कि इवापोरेशन तेजी से नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है ना, जिसकी वजह से जल्दी से कपड़ा नहीं सूख रहा है। तो ये बेसिक सा बात है हमारा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है समझेंगे हम लोग। प्रेसिपिटेशन का एक आम लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं रेनफॉल, है ना। क्या बोलते हैं? रेनफॉल, आम लैंग्वेज में। ठीक है, अकर व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इन क्लाउड एंड फॉल टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा वाटर, है ना, वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो होता क्या है ना यहाँ पे कि ये सारा वाटर वेपर जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बादल के फॉर्म में। अब ये जो बादल है जब भर जाता है, ज्यादा ओवर हो जाता है इसके अंदर पानी, तो क्या हो जाता है, बरस जाता है, नीचे की तरफ बरस जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। और ये बादल के अंदर जब पानी इकट्ठा होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जब बरस जाता है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और जब ऊपर जाता है पानी तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, इवापोरेशन। तो ये है हमारा तीन प्रोसेस जो कि वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होता है, तीनों प्रोसेस। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, माउंटेन एंड सीजन। ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इस पे किस चीज का प्रभाव पड़ता है भाई, कैसे प्रेसिपिटेशन का कॉज होता है, क्या होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको माउंटेन का कारण हो सकता है, माउंटेन के कारण, विंड के कारण हो सकते हैं, या फिर अलग अलग सीजन के कारण आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रेन इज द मोस्ट कॉमन, लोअर टेम्परेचर रेन वाटर इज मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर बात कर लेंगे कि जो बारिश है उसके वजह से ही ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना वो फिलअप होता है या फिर घटता है ना। अगर बारिश हो रहा है तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल अप होगा, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, रेन होना, बारिश होना। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन लाइफ है भाई अर्थ के लिए, है ना, अर्थ के लिए लाइफ है, यानी जीवन है। देखो प्रेसिपिटेशन बहुत तरह का होता है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रेसिपिटेशन। जैसे नॉर्मल जगह पे ऐसा आपको दिखेगा, है ना, रेन के फॉर्म में, है ना। कहीं कहीं पे स्नो के फॉर्म में दिखेगा आपको प्रेसिपिटेशन, कहीं कहीं पे स्लीट के फॉर्म में दिखेगा, है ना, ओला गिरेगा। कहीं कहीं पे और बड़ा बड़ा ओला गिरेगा, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपको अलग अलग रीजन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ फोर्थ है हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है समझेंगे ध्यान से हम लोग। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो वेट ऑफ एयर जो है, हवा का जो वजन है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालता है ना, कहीं ना कहीं हल्का भी प्रेशर डाले लेकिन प्रेशर डालता है। तो वही प्रेशर कहलाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, जो एटमोस्फेयर में ही हमारे लगता है ना प्रेशर। ये हवा का प्रेशर जो है एटमोस्फेयर में जो लगेगा उसी को एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं हम लोग, है ना। हाईएस्ट एट सी लेवल, डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। अगर बात करेंगे सी लेवल पे जाएंगे ना, जैसे ही समुद्र के तल की तरफ जाएंगे तो वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर टॉप पे रहेगा, एकदम बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो हम लोग हाइट पे जाएंगे ना, ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग जैसे ही, तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, और हवा हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अगर मान लो इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हवा ऐसे ऐसे बहेगा इधर की तरफ, है ना, ऐसे ऐसे इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डायग्राम की तरह समझाया हुआ है कि कहाँ पे ज्यादा हाई प्रेशर रहेगा और कहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। ठीक है ना, और किस तरह का मौसम उधर देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेंगे हम लोग 5 नंबर का, 5 नंबर का, तो ये हमारा विंड है ना। 5 नंबर क्या है, विंड, है ना। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, यानी विंड को किससे कहेंगे, विंड किससे कहेंगे, जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर रहा है, यानी नॉर्मल सा भाषा में मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसको बोलेंगे हम लोग, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। डायरेक्शन जो है डायरेक्शन जो है इन्फ्लुएंस होता है किससे, अर्थ के रोटेशन से। अर्थ का जो रोटेशन है ना उसके वजह से एयर का जो डायरेक्शन है, विंड का जो डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं बदलते रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी के बदलाव के नाम से उसका नाम पड़ जाता है हवा का। जैसे मान लो कि कोई हवा वेस्ट की तरफ बह रहा है तो वे वेस्टर्ली कहलाएगा, ईस्ट की तरफ बह रहा है तो ईस्टर्ली कहलाएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट के साइड वाला हवा उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन
के वजह से ही उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। अगर बात कर लेंगे विंड का, तो ये चार कैटेगरी में विंड है, जो कि एक नॉर्मल विंड है, थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है। तो स्मोक जो है सीधा, यानी धुआं अगर कहीं पे उठ रहा है तो वो सीधा ऊपर जाएगा, कहीं वो ऐसे ऐसे मुड़ करके नहीं जाएगा, नहीं। अगर मुड़ेगा तो समझो हवा तेज है ना, लेकिन हवा एकदम शांत है तो धुआं आसानी से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली एकदम सीधा, है ना। हवा का स्पीड आप देख सकते हो 1 किलोमीटर से भी कम रहेगा स्पीड इसका। लाइट ब्रिज यानी थोड़ा सा हल्का अगर तेज हवा हो जाता है तो यहाँ पे लाइट ब्रिज का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, और साथ में 6 से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रिज का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस व अम्ब्रेला हार्ड टू यूज, यानी ये सब सिचुएशन देखने को मिलेगा। और इसका स्पीड जो है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवा का रफ्तार रहेगा, ठीक है। और स्टॉर्म यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हवा जो है ये चलेगा 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा ये हवा चलेगा। ये रेयर हो जाता है और वाइड स्प्रेड डैमेज देता है, यानी बहुत ज्यादा डैमेज देता है जिस एरिया से ये फ्लो होता है, यानी बह करके निकलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लोकल विंड्स का, जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। पहले पढ़ेंगे हम लोग सी ब्रिज के बारे में। सी ब्रिज क्या है भाई, तो ये जो है सी से लैंड की तरफ, ये हवा जो बहेगा सी से लैंड की तरफ, ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, है ना। सी से लैंड की तरफ जो हवा चलता है, और ड्यूरिंग द डे, और ये स्पेशली डे के टाइम पे होता है, कब, आफ्टरनून के टाइम पे, है ना। आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर। दोपहर के टाइम पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा, क्या कि हवा जो है इधर सी से लैंड की तरफ जा रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन लैंड बिकम वार्मर, और इस टाइम पे लैंड जो है ना ये गर्म हो जाता है ज्यादा एज कंपेरिजन सी के, ठीक है, जिसके वजह से क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर लैंड, यानी लैंड के ऊपर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इधर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, और इधर हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर बन जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो हवा है वो किधर से किधर की तरफ मुड़ता है, बहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इधर हाई प्रेशर है अगर, तो अगर इधर हवा बह रहा है तो इधर हाई प्रेशर होगा और इधर लो प्रेशर होगा। वही चीज यहाँ पे लैंड सी ब्रिज में समझ गए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे वही लैंड ब्रिज का, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये दिन में होता था तो ये रात में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लैंड से सी की तरफ ये हवा बहेगा। इधर क्या था, सी से लैंड की तरफ, इसमें था, इसमें है लैंड से सी की तरफ, है ना। और यहाँ पे लैंड जो है वो ठंडा हो जाएगा एज कंपेरिजन सी से, है ना। और ये जो है तुरंत ज्यादा फास्ट ठंडा होगा, कूल फास्टर देन सी, है ना, सी से ज्यादा फास्टर होगा। और इधर जो है उल्टा था, है ना, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस इन द लो इज लो, सो विंड स्पीड इज लो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा यहाँ पे लैंड की तरफ, और इधर टेम्परेचर ज्यादा था, है ना, लैंड की तरफ, इधर टेम्परेचर कम हो जाएगा, और सी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा इधर, है ना। और हवा जो है वो किधर से किधर की तरफ जाएगा, लैंड से सी की तरफ, यानी लैंड में हमारा हो गया हाई प्रेशर, और सी में हो गया लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड भी कम रहेगा, विंड का स्पीड भी कम रहेगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये था हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमन सा है, पूछ देता है लोकल विंड्स के बारे में, जो कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये दोनों आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो बात करेंगे सीजन इन इंडिया, भारत के जितने भी मौसम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। ये आईएमडी जो है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हमारा ये रिपोर्ट तैयार करता है कि हमारे भारत के अंदर कितने तरह का सीजन है। आईएमडी जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये क्या करता है कि हमारे सीजन को तय करता है कि कितने तरह का सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विंटर के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे समर या फिर प्री मानसून, फिर हम लोग पढ़ेंगे मानसून, है ना, या फिर जिसको रेनी बोलते हैं, या फिर एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। पोस्ट मानसून फिर पढ़ेंगे, रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये कब आता है ये भी जानेंगे हम लोग, है ना, दिसंबर एंड अर्ली अप्रैल, यानी दिसंबर से अर्ली अप्रैल के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा विंटर का महीना। और सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे कोल्डेस्ट मंथ, तो ये दिसंबर और जनवरी है ना। नॉर्थ वेस्ट का अगर बात करेंगे तो ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है जब विंटर का टाइम होता है नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। राइज टू 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आपको ये चीज देखने को अलग मिलेगा, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाला टेम्परेचर जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, ये 10 से 15 डिग्री, है ना, 10 से 15 डिग्री। और ये बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, कहाँ, साउथ ईस्ट में। ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो ये वाला रीजन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इधर आपको 20 से 25 देखने को मिलेगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो ये विंटर का टाइम दिखा रहा है कि 10 से 15 और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा अलग अलग रीजन में, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा समर या फिर प्री मानसून, जिसको हम लोग देखते हैं अप्रैल से जून के महीना में, ठीक है। सबसे ज्यादा जुलाई के महीना में गर्मी कहाँ पे हो जाता है भाई, तो नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में जुलाई तक भी चला जाता है ये गर्मी, जैसे हमारे वाले रीजन में भी ये जुलाई तक चला जाता है।
नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये वाला रीजन का ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे थार डेजर्ट वाले राजस्थान वाले एरिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जुलाई तक भी चला जाता है। हमारे बिहार में भी, इधर जो है हम लोग बिहार से ही हैं, तो बिहार में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। हॉटेस्ट मंथ अगर बात कर लेंगे तो अप्रैल, है ना, जो कि वेस्ट और साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। वेस्ट और साउथ इंडिया यानी इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में को हॉटेस्ट टाइम कहाँ कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। अब मई के महीना में आपको नॉर्थ में हॉटेस्ट टाइम मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ वाले एरिया में, ये वाला एरिया में, ठीक है, नॉर्थ वाले एरिया में। एवरेज टेम्परेचर अगर बात करें तो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। चलो नेक्स्ट है हमारा सीजन मानसून, रेनी या फिर एडवांसिंग मानसून भी इसको कहा जाता है। जून से सितंबर के महीना में ये आपको देखने को मिलेगा। डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून, है ना, डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून। अब यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट समर मानसून जो है, साउथ वेस्ट, साउथ कौन सा है भाई, साउथ, तो साउथ ये हो गया हमारा नीचे, और वेस्ट ये हो गया, यानी ये वाला रीजन का बात कर रहा है। इस टाइम से जो है कि डोमिनेटेड बाय ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून, यानी इस तरफ से रीजन से हमारा क्या आता है, मानसून आता है, समर मानसून, और कहीं ना कहीं यहीं से मानसून स्टार्ट होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट वाले रीजन से। स्वीप अक्रॉस कंट्री फ्रॉम लेट मई अर्ली जून, यानी ये पूरे कंट्री में यही मानसून फैल जाता है, तब लेट अप्रैल या फिर अर्ली जून के टाइम पे। रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बाय अर्ली अक्टूबर, और अर्ली अक्टूबर में फिर से ये बारिश आ जाता है, कब, अर्ली अक्टूबर में, किधर, नॉर्थ इंडिया बाय अर्ली अक्टूबर, है ना, नॉर्थ इंडिया के साइड में आपको ये फिर से बारिश देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे पोस्ट मानसून, यानी जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है अक्टूबर से नवंबर यूजुअली क्लाउडनेस, यानी नॉर्थ वेस्ट वाले इंडिया में रीजन में जो है कि नॉर्थ वेस्ट, यानी ये वाला रीजन का बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में रिट्रीटिंग जो है यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको यूजुअली ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ में अगर बात कर लेंगे ना, तो मानसून फिर से अगर लौट के आ रहा है ना, उसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग, है ना, रिट्रीटिंग। आपको ये साउथ इंडिया की तरफ यानी तमिलनाडु की तरफ ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि मानसून अक्टूबर में भी हो जाता है कभी कभी, है ना, क्या हो जाता है, अक्टूबर के टाइम पे भी मानसून हो जाता है, जबकि उस टाइम पे क्या हो जाता है, ठंड का मौसम रहता है, अक्टूबर नवंबर में ठंड का मौसम रहता है, उस टाइम पे भी आपको मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे फोर्थ सीजन, वन इंडिया डाइवर्स डायनेमिक और ब्यूटीफुल, है ना, हमारे भारत में बहुत सारे सीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेमिक हो जाता है और ब्यूटीफुल भी दिखता है, सब सीजन जो है सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नज़ारा हो जाता है ना, हमारे नेचर का। अब हम लोग बात करेंगे हिमालयन स्टेट का। हिमालयन स्टेट का अगर हम लोग बात करेंगे, मोर टेम्परेचर एक्सपीरियंस टू एक्स्ट्रा सीजन ऑटम एंड स्प्रिंग, है ना, यहाँ पे जो है कि दो अलग सीजन हम लोग नोटिस करते हैं, जिसको हम लोग ऑटम और स्प्रिंग सीजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। टू एक्स्ट्रा सीजन है ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, है ना, ट्रेडिशनल इंडियन सीजन यानी RTU, जिसको ऋतु बोलते हैं हम लोग। 6 सीजन ऑफ अबाउट 2 मंथ्स ईच, बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन ऑफ 12 मंथ इनटू 6 पार्ट, है ना, 6 पार्ट में 12 महीना को डिवाइड किया गया है। ये 6 पार्ट में ही अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं अपने सीजन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वसंत, वसंत हम लोग किस महीना के बीच को जानते हैं, तो मार्च से अप्रैल के बीच में वसंत ऋतु होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग चैत्र वैशाख महीना भी कहते हैं, चैत्र वैशाख महीना। ग्रीष्म यानी जब ठंड का मौसम होता है, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम होता है, उस टाइम का बात हो रहा है यहाँ पे। जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़ यानी मई से जून के महीना में आपको देखने को मिलेगा ये चीज, है ना। उसी तरह वर्षा यानी मानसून का बात हो रहा है, सावन, है ना, भाद्रपद, भाद्रपद जुलाई से अगस्त महीना में आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। फिर शरद, शरद, शरद महीना जो है ये आपको अश्विनी और कार्तिक महीना देखने को मिलता है। ये हिंदी भाषा हो गया, ये हिंदी में हम लोग कैलेंडर बना रहे हैं और इधर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो ये आपको ये अश्विनी और कार्तिक जो है यानी जिसको शरद बोलते हैं हम लोग, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हेमंत, हेमंत जो है ये क्या लिखा है, माघ, माघ सीढ़ा, माघ सीढ़ा, जिसको माघ भी हम लोग बोलते हैं, और इसको पौष यानी इसको पौष महीना और इसको माघ महीना बोलते हैं। तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। शिशिरा, शिशिरा कब आता है भाई, तो माघ और फागुन, माघ और फागुन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मंथ का अगर बात करें तो जनवरी और फरवरी के टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग हमारा हिंदी में नाम है ये वाला सारा, और ये हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश वाला कैलेंडर वो है हमारा, और ये सीजन का नाम है ना, अलग अलग सीजन जो है आता है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
अब ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि कंटेन रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक रेनफॉल मेजरमेंट एंड देयर यूज इन मैनेजिंग रेवेन्यू रिलीफ एफर्ट, है ना। अर्थशास्त्र कहते हैं भाई कि अगर मान लो कि जो भी साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि अगर मान लो कि बारिश होने वाला है, बहुत ज्यादा फ्लड आने वाला है या फिर सूखा आने वाला है, तो इन सब चीजों का अगर पहले से पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है, गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि उसको क्या करना, उससे निपटने के लिए बहुत सारे रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए, उससे सेफ्टी के लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी असम का हाल क्या हो रखा है, असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया है ना। बहुत सारे लोग मर भी गए उस बाढ़ की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को बहुत सारा अभी तकनीक बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के आज हम लोग असम को कंट्रोल कर पाएंगे, असम के बाढ़ को। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग आगे करेंगे मानसून के बारे में। मानसून के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मानसून क्या है समझो ध्यान से यहाँ पे। तो सीजनल विंड रिवर्सल, है ना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि मानसून जो है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। जब विंड का डायरेक्शन चेंज होता है ना, तभी जाकर के मानसून हमारे देश में आता है। अलग अलग टाइम पे आपको देखने को मिलता है, अलग अलग रीजन में। ठीक है, जैसे भारत में अलग टाइम है, अमेरिका में अलग टाइम है मानसून का, उसी तरह बहुत सारे जगहों पे अलग अलग टाइम पे मानसून आता है। ठीक है, एंशियंट सेलर का अगर बात कर लेंगे, नहीं सेकंड पॉइंट ये है ऑरिजिन। ऑरिजिन कैसे हुआ, तो द टर्म डिवाइड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, है ना। मानसून वर्ड जो है ये कहाँ से आया, तो ये मौसम वर्ड से आया। मौसम वर्ड का मतलब होता है सीजन। ठीक है, यूज बाय अरब ट्रेडर्स, यानी अरब से जो ट्रेडर आते थे ना, उनके द्वारा ये वर्ड यूज किया गया मानसून। ठीक है, मानसून वर्ड जो है अरब ट्रेडर के द्वारा यूज किया गया। ठीक है, चलो तो वर्ड कहाँ से आया समझ में आ गया। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड, एंशियंट सेलर। एंशियंट सेलर वर्ड अमंग द फर्स्ट टू नोटिस एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस विंड रिवर्सल विंड व्हाइल ट्रेवलिंग बाय सेलिंग शिप, है ना। यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि भाई जब एंशियंट सेलर जो थे, मतलब पुराने टाइम पे जो नाव से लोग जो है ट्रेड करने कहीं और जाते थे, किसी और कंट्री जाते थे, तो उस टाइम पे देखा क्या गया कि बेनिफिट फ्रॉम दिस विंड, यानी हवाओं की हेल्प से कुछ बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। हवाओं से बेनिफिट ले सकते हैं कैसे भाई, तो हवा से बेनिफिट ऐसे ले सकते थे कि जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में हम लोग को जाना है, अगर उसी डायरेक्शन में विंड चल रहा है, तो कहने कि उससे बेनिफिट हो जाता था कि हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा नाव को चलाने में। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता था ट्रेवलिंग करने में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि एंशिएंट प्रेडिक्शन मेथड। तो देखो अभी हम लोग ना बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए कि आने वाले टाइम में मौसम कैसा होने वाला है ना, कुछ दिनों का। तो एंशियंट टाइम पे कैसे होता था ये जानेंगे हम लोग। कृषि परस्परा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सन, है ना। यानी इसका मतलब यही बता रहा है कृषि प्रसरा का मतलब कि पोजीशन ऑफ द मून एंड सन, यानी मून और सन के पोजीशन की वजह से जो है कि क्या होता है। एंड वरा मेहराज, यानी वरा मेहराज जो थे, वरा मेहरा ये जो थे अपने किताब में भी लिखे थे, है ना, बृहत संहिता में। यूज यूजेस लुनार मेंशन नक्षत्र 27 इक्वल डिवीजन ऑफ द स्काई अलोंग द मॉनसून पाथ टू प्रेडिक्ट सीजनल रेनफॉल। और ये कहीं ना कहीं 27 नक्षत्र जो थे, इन्हीं से ये आइडिया लगा लेते थे इक्वल डिवीजन ऑफ स्काई अलोंग द मून पाथ। यानी कहीं ना कहीं जो मून का जो पाथ है, यानी कभी देखते थे ना कि रात के 7 बजे 8 बजे मून कहीं और है, फिर 10 बजे कहीं और हो जाता था, 11 बजे कहीं और, 12 बजे कहीं और। उसी तरह मून का जो रास्ता है कहीं ना कहीं उसी की वजह से प्रेडिक्ट किया जाता था उस टाइम के रेनफॉल को। ठीक है, मेनी प्रेजेंट डे फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्टिल रियली ऑन सच ट्रेडिशनल मेथड। आज भी फार्मिंग जो है उसी मेथड से प्रेडिक्ट करके कि रेनफॉल कब आने वाला है, आज भी फार्मिंग किया जाता है। ठीक है ना। हमारे जो किसान है ना कहीं एंशियंट टाइम वाला जो मेथड है उसी का यूज करते हैं आज भी, है ना। क्योंकि सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सबके पास फोन नहीं है कि पता चल जाए कि भाई आने वाले टाइम में कब मानसून आने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं नेचुरल मेथड से ही, जो एंशियंट टाइम पे यूज किया जाता था। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, कालिदास के बारे में कुछ बता रहा है ना। मेघादूतम, है ना, कालिदास इज अ मेघादूतम। 5th सेंचुरी सी में क्या बोल रहा है कि मेंशन द ऑन सेट डेट ऑफ मानसून ओवर सेंट्रल इंडिया एंड ट्रेसेस द पाथ ऑफ मानसून क्लाउड, है ना। यहाँ पे 5th सेंचुरी में क्या होता था कि डेट ऑफ मानसून को पूरे सेंट्रल इंडिया में एक तरह से ट्रेस किया जाता था और पता किया जाता था कि कहाँ पे मानसून होने वाला है। तो वो क्लाउड के हेल्प से भी पता चल जाता था कि जो क्लाउड है वो किधर जाएगा। जैसे विंड जैसे हो जाता है, क्लाउड बन गया कहीं, क्लाउड बनने के बाद क्या होता है कि विंड अगर फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं विंड जो है वो क्या क्या करेगा, क्लाउड को कहीं और शिफ्ट करेगा हवा के हेल्प से, क्लाउड कहीं और जाकर के बारिश करेगा। तो ऐसा ही प्रेडिक्शन होते रहता था हमेशा से, है ना। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आया तो उस पे हम लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है,
टाइप्स ऑफ मानसून विंड का अगर बात करेंगे तो अलग अलग विंड होता है जो कि मानसून लाने का कारण बनता है, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं पहला साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट मानसून में ये कब देखने को मिलेगा, जून से सितंबर महीना के बीच में। इस साउथ वेस्ट मानसून है, ये समर मानसून के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी जो है वही चल रहा है ना, अभी जो है वही चल रहा है हमारे भारत के अंदर। जो जब भी मानसून आ रहा है ना, तो यही महीना वाला यही मानसून है ना। कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है उधर से ही मानसून आया है। साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, यानी ये वाला रीजन से जो मानसून चला है, इधर से जो मानसून चला है, इधर विंड चल रहा है, इधर से विंड चल रहा है, तो इधर जो मानसून हो रहा है ना वही इधर ढकेल रहा है। तो जो भी मानसून आ रहा है तो ये समर मानसून है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग मानसून देखने को मिलेगा। कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये अनइक्वल हीटिंग की वजह से ये लैंड और सी पे जो अनइक्वल हीटिंग होता है ना उसके वजह से ये मानसून आता है, ठीक है। इन समर इंडियाज लैंड मास हीट फास्टर देन ओशियन, क्रिएट लो प्रेशर ओवर लैंड वाइल ओशियन स्टे कूल विथ हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समर के टाइम पे इंडिया का जो लैंड मास है वो हीट हो जाता है फास्टर देन ओशियन, यानी ओशियन से बहुत ज्यादा तेज जो है कि लैंड मास जो है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है समर के टाइम पे। जिसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, ठीक है। और ओशियन में, ओशियन जो है वो ठंडा रहता है विथ हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर रहता है किधर, ओशियन की तरफ, और लो प्रेशर हो जाता है लैंड की तरफ। तो हमने पहले ही जिक्र किया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, विंड फ्लो होता है। तो हाई प्रेशर किधर है भाई, तो हाई प्रेशर है हमारे ओशियन की तरफ, यानी ओशियन से किधर की तरफ जाएगा हवा, ओशियन से किधर की तरफ हवा आएगा, तो लैंड की तरफ हवा आएगा, जिसकी वजह से मानसून क्रिएट होता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। हाँ, तो साउथ वेस्ट मानसून समझ में आ गया, है ना। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा कि मॉइस्ट विंड ब्लो फ्रॉम ओशियन, मॉइस्ट विंड ब्लो फ्रॉम ओशियन, यानी इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल टुवर्ड इनलैंड, टुवर्ड लैंड, ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल। अब ये आता किधर से है, तो आप लोगों को पता है कि भाई इधर से नीचे से जितना भी ओशियन का ओशियन है, ओशियन का पानी है, उधर से ही सारा हवा बहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर उधर जनरेट हो चुका है। तो लो प्रेशर जो है लैंड की तरफ हवा जाएगा और कहीं ना कहीं मानसून लाने का कारण बनता है। तो मानसून किधर से आ रहा है भाई, तो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है ये चीज, है ना। मॉइस्ट ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल, और सबसे पहला रेनफॉल जो है यही हमारा साउथ वेस्ट मानसून। सेकंड क्या है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो एरिया है इधर का बारिश का बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है विंटर मानसून के नाम से भी जाना जाता है, और ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। इंडियन लैंड मास कूल फास्टर देन ओशियन हाई प्रेशर, यानी इंडियन लैंड मास जो है वो ये ठंडा हो जाता है फास्टर देन किससे, ओशियन से। तो किधर हाई प्रेशर बनेगा, तो लैंड की तरफ, और लो प्रेशर सी के तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ये होता है क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ये मूव होता है हमारा हवा, तो ये मानसून लाने का काम करता है अक्टूबर से फरवरी के बीच में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, यानी लैंड से सी की तरफ जो विंड बहता है वो जनरली ब्रिंग नो रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ इंडिया, और ये चीज जो है कभी रेनफॉल लाएगा ही नहीं, क्योंकि रेनफॉल किधर होगा, जिधर इधर से हवा अगर इधर की तरफ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ, तब जाकर के हो सकता है मानसून आए। लेकिन इधर से इधर की तरफ हवा आएगा तो मानसून थोड़ी होगा, है ना, इधर से इधर की तरफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई इधर इधर पानी है तो यहीं से इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो बादल का फॉर्मेशन होगा, तो इधर जाकर के फिर बरसेगा। लेकिन इधर जो है पानी बहुत कम मात्रा में है, कहीं कहीं पे है, तो इधर वाला हवा जब इधर आएगा तो इधर रेनफॉल करेगा, तो उससे क्या मतलब है, इधर बारिश होगा। लेकिन इधर तो बारिश नहीं हुआ ना, तो जिसकी वजह से इसको एक तरह से यहाँ पे बारिश का फॉर्मेशन नहीं होता, नो रेनफॉल का कंडीशन देखने को मिलता है कब, अक्टूबर से फरवरी के बीच में। और ठीक है, इस टाइम पे वैसे भी ठंडा रहता है, बारिश नहीं होना चाहिए। When these winds cross the Bay of Bengal, they pick up moisture and cause rainfall along India's eastern coast. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर से जब रेन, ये इधर हाई प्रेशर है हमारा, हाई प्रेशर, और इधर है लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर। जब इधर से इधर की तरफ विंड फ्लो होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज बे ऑफ बंगाल की तरफ जब पहुंचता है तो यहाँ पे मॉइस्चरिटी ये ले लेता है ना, हवा ये समुद्र से मॉइस्चरिटी ले लेता है ना, नमी आ जाता है हवा के अंदर, जिसकी वजह से ये रेनफॉल का कॉज बन जाता है ईस्टर्न कोस्ट में, है ना। ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है भाई, तो ईस्टर्न कोस्ट ये वाला रीजन है ना, भारत का ये वाला रीजन है। तो इस साइड में क्या कर देता है, ये मानसून कर देता है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, या फिर कर्नाटका वाले रीजन में, कुछ पार्ट कर्नाटका के भी है, ठीक है। तो ऐसे जो है मानसून क्रिएट होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब आगे, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून। मानसून का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मानसून का इंपॉर्टेंस किसान सबसे ज्यादा समझेंगे, है ना। सबको पता है कि किसान को मानसून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट हो जाता है, ये पहला पॉइंट।
है ना। मोस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल फॉर सोइंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई डिपेंड है किसी चीज पे तो वो है मानसून, है ना। इंडिया के जो किसान है वो मानसून पे डिपेंड है, चाहे वो रोपाई के टाइम पे हो, चाहे वो क्या ग्रोइंग के टाइम पे हो, तो मानसून चाहिए ही चाहिए। जब अनाज ग्रो कर रहा है उस टाइम पे भी मानसून चाहिए, और जब अनाज को लगाया जा रहा है उस टाइम पे भी मानसून चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंश्योर फूड वाटर सप्लाई, है ना। फूड वाटर सप्लाई, अ गुड मानसून इंश्योर फूड प्रोडक्शन एंड वाटर सप्लाई, यानी रिवर रिजर्वायर्स वेल्स, यानी जो हमारा पानी का सोर्स है जो हम लोग पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, वो भी मानसून के वजह से ही पॉसिबल है कि हम लोग को मिल पाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो फिलअप होता है वो मानसून की वजह से होता है, हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है कि अफेक्ट डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है, जैसे अफेक्ट डेली लाइफ ट्रांसपोर्ट फेस्टिवल एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज, तो ये सब चीजें भी अफेक्ट करता है हमारा मानसून। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, एक्सट्रीम्स कॉज प्रॉब्लम्स, अब ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि मानसून की वजह से क्रिएट हो जाता है, जैसे एक्सेसिव रेनफॉल हो जाएगा तो फ्लड आ जाएगा, वीक मानसून रहेगा तो ड्राफ्ट आ जाएगा, है ना। जब बारिश नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, जब बारिश हो जाएगा बहुत ज्यादा तो फ्लड आ जाएगा। फिफ्थ क्या लिखा है, ड्राइव इंडियाज ग्रोथ, है ना। इंडिया के आगे बढ़ाने के पीछे कारण एक तरह से मानसून बन जाता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंडियाज इकोनॉमी लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड, कहीं ना कहीं हमारे मानसून जो है वो हमारे लाइवलीहुड को भी अफेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं, और हमारे लाइफ स्टाइल को भी अफेक्ट करते हैं ये मानसून, ठीक है। तो मानसून मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स पॉइंट क्या लिखा है कि नेशनल मानसून मिशन, यानी NMM, ये क्या है भाई, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर का अगर बात करेंगे तो डेवलप्ड एडवांस वेदर क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल, ये जो है मानसून के हेल्प से ही क्या होता है कि यहाँ पे मानसून के हेल्प से ही जो मानसून हो रहा है उसके हेल्प से ही प्रेडिक्शन के बारे में फ्यूचर में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी मानसून हो रहा है, ठीक है, तो मानसून के हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को देखेंगे कि भाई किस टाइम पे हो रहा है मानसून, किस टाइम पे नहीं हो रहा है ना, कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये चीज देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में जो है कि हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है मानसून की वजह से ही पॉसिबल है। सेवन क्या लिखा है कि मिशन मौसम, है ना। मिशन मौसम जो है एक तरह का मिशन चलाया जा रहा है, किस तरह का है भाई, तो एम टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, इंप्रूविंग फोरकास्टिंग फॉर एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है मानसून में, उसकी वजह से फॉरकास्टिंग, यानी पहले पता चल जाए हम लोग को वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ताकि हम लोग एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट इन सब चीजों से बच सकें या फिर सेफ रह सकें, यानी एक तरह से तैयारी कर सकें। जैसे असम में अभी जो फ्लड आया है उससे कुछ तैयारी नहीं कर पाया लोग, है ना, सैकड़ों लोग का जान चला जा रहा है ना, अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं। तो बहुत ज्यादा मानसून वहाँ पे तबाह मचाए हुए है, बारिश जो है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नदी का पानी बढ़ गया, नदी का पानी बढ़ गया जिसकी वजह से फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कि हमारा एक तरह से टारगेट है मिशन मौसम जो है, जिससे हम लोग बचाव कर सकते हैं, ठीक है, और वेदर क्लाइमेट के बारे में पहले से जानकारी ले सकते हैं। तो देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारा कॉज होता है, बहुत सारा चीजें क्रिएट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न टेम्परेचर रेनफॉल विंड, है ना। अगर लंबे समय तक वेदर में कोई चेंज आ रहा है पैटर्न में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज होगा, रेनफॉल में चेंज होगा, या फिर विंड में चेंज होगा, कॉज मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो भी चेंजेस हो रहा है मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से चेंजेस हो रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पे फैक्ट्री सेटअप हो गया है, जंगल को हटा दिया गया है, तो मानसून कैसे आएगा टाइम पे, या फिर कोई भी सीजन में जो है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे समर के टाइम पे आज के टाइम पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो है कि इतना फैक्ट्री नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे मौसम बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे जो मौसम है ना, वो जलाने वाला काम करता है, मारने वाला काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। कॉज मेनली बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे हम लोग बहुत सारा फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डिफोरेस्टेशन, यानी पेड़ को काट रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसकी वजह से भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो है कि हम लोग ही कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज ही कर रहा है सारा, जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। CO2 जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, CO2 का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। दीज एक्टिविटीज इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब चीजें जो है कि बढ़ रहा है हमारे एटमोस्फेयर में, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। जिसकी वजह से ये क्या होता है कि हीट को ट्रैप कर लेता है, किसको, हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग को पता है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब क्या है हमारा, क्या है हमारा प्लानट है। तो जिसमें से
सेकंड प्लैनेट जो है वेनस, ये जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जबकि मरकरी जो है सन के नजदीक है, सन के नजदीक जो है वो मरकरी है, लेकिन वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास एक लेयर है जिसको CO2 बोलते हैं, CO2 गैस का ये इसके पास लेयर है, जिसकी वजह से ये हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के कैटेगरी में आ जाता है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के कैटेगरी में ये आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारा एटमोस्फेयर जो है इन सब ग्रीन हाउस गैसेस का एक तरह से जाल बन गया है, जिसकी वजह से सन के हीट को ट्रैप कर लेता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये कारण है टेम्परेचर बढ़ने का, तो ये चीज कंट्रोल करना होगा। इफेक्ट क्या होता है इसके वजह से भाई? बहुत सारा इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट समझेंगे हम लोग, मोर फ्रिक्वेंट फ्लड एंड ड्राफ्ट। ये फ्लड एंड ड्राफ्ट लाने का कारण बन सकता है ना, सूखा और बाढ़ दोनों ला सकता है। मेल्टिंग ग्लेशियर, राइजिंग सी लेवल, अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का पानी का तल जो है वो बढ़ेगा, है ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो सकता है। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे पोलर बियर कहाँ रहता है? ठंडा इलाका में। अब वहां के सारे बर्फ पिघल जाएंगे तो कहाँ वो रहेगा? फिर खत्म हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी उसका, है ना। इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, है ना, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा, लाइवलीहुड को हमारे अफेक्ट करेगा, हमारे जीवन को खराब करेगा, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को खराब कर देगा ये हमारा टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका भाई? सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना। क्या है पहला सोल्यूशन? रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, यानी जो कार्बन का हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन निकाल रहे हैं फैक्ट्री से, बाइक से, कार से, जितना भी हम लोग ऑयल का यूज करके जो है कि चीजें चला रहे हैं, जला रहे हैं उस चीज को, ऑयल को, तो वो क्या करेगा? कार्बन निकलेगा उस चीज से, तो उसको कम करेंगे हम लोग। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक पे आएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चीजों पे आएंगे, CNG पे आएंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें? कार्बन जो निकल रहा है उसको कम कर सकें। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा सोल्यूशन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, यानी वही चीज हम लोग बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। जैसे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है ना। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट जो अब बच गया है उसको कम से कम बचाने का काम करेंगे। अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, है ना, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें? सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मतलब ये कि वैसे हम लोग रिसोर्स का यूज करेंगे ताकि वो, उससे हमारा डेवलपमेंट भी हो और साथ में उसको बचा भी रहने दें, है ना, वो डैमेज भी ना हो, वो रिसोर्स डैमेज भी ना हो। ऐसे हम लोग सस्टेनेबली तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है कि कार्बन फुटप्रिंट, ये क्या होता है समझेंगे ध्यान से। तो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज इनटू द एटमोस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक एनर्जी यूज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज। तो ये सारे एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे एनर्जी यूज, जैसे कोई भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके वजह से कार्बन निकलता है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे हैं उसके वजह से कार्बन निकलता है, या फिर जो भी चीजें हम लोग बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर उसके वजह से कार्बन गैस निकलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, हर जगह पे ये आजकल निकल रहा है ना, हर जगह पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, केस स्टडी के बारे में हम लोग जानेंगे, अलग अलग केस स्टडी को पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझ सकें चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब का जो बाढ़ आया था तो 2025 में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हाल में ही बाढ़ आया है कहाँ? असम में भी, है ना, उसी तरह पंजाब में भी आया था। तो पंजाब में क्या क्या नुकसान हुआ था ये जानेंगे। तो पंजाब एक्सपीरियंस्ड सेवर फ्लड ड्यू टू हैवी मानसून रेन एंड स्वेलिंग ऑफ सतलज, बीज एंड रावी रिवर। एक तरह से यहाँ पे जो फ्लड आने का कारण था ना, वो हैवी मानसून था। हैवी मानसून की वजह से रिवर का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? बाहर निकलने लगा सारा पानी। अब बाहर निकला जैसे ही वो पूरे पंजाब को डुबा दिया, पूरे पंजाब को क्या कर दिया? डुबा दिया। देख पा रहे हो आप लोग, पूरा पंजाब का हालत जो है ऐसा हो गया था। 2025 का ये बात बता रहा है। डैमेज का अगर बात करें तो बहुत सारे गांव तबाह हो गए थे, फार्मलैंड खराब हो गए थे, घर के इतना डूब चुका था, रोड खराब हो गए थे, ब्रिजेस खराब हो गए थे। कॉज्ड हैवी इकोनॉमिक लॉस, यानी पूरी तरह से हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो खत्म हो गया था पंजाब का। सोशल डिस्ट्रप्शन जो है, हमारे सोसाइटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था ये हमारा फ्लड जो है ना। इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत सारा हो गया, पेड़ पौधा खत्म हो गया, है ना, जीव जंतु मर गया सब बहुत सारे। तो ये सब चीजें जो है कि आपको इस फ्लड के कारण देखने को मिला था कब? 2025 में पंजाब में। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को नोटिस करना कि भाई ये भी क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है? तो कारण यही है कि हम लोग, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी जो है इसके वजह से बहुत सारा चीज बदल रहा है, जिसके वजह से ये चीज हो रहा है। तो कॉजेज ऑफ फ्लड, फ्लड के वजह से क्या होता है? तो नेचुरल कॉज क्या है भाई? तो फ्लड क्यों आता है, कैसे आता है? तो नेचुरल कॉज क्या है? तो हैवी मानसून रेन इंटेंसिफाइड बाय वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब देखो, वेस्टर्न साइड में जो डिस्टरबेंस होता है उसके वजह से हैवी रेनफॉल का रूप ले लेता है हमारा, ये चीज है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि रिवर जो है सतलज, बीज, रावी, घाघर, ये सब ये वेस्टर्न साइड का जो रिवर है वर ऑलरेडी हाई बिफोर द रेन, है ना, ये पहले से ही भरा हुआ है बारिश की वजह से। अगर और बारिश हो जाएगा तो क्या होगा? इसका पानी ओवरफ्लो होगा और क्या होगा? फ्लड लाने का कारण करेगा। ठीक है, एडिशनल रेन कॉज ओवरफ्लो, है ना।
वही चीज लिखा है यहाँ पे। अब ह्यूमन मेड कॉज क्या है भाई, ये नेचुरल कॉज हो गया, अब ये ह्यूमन कॉज है। वीक ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट, दूसरी बांध। अब देखो बहुत सारा ऐसा डैम बनाया हुआ है, बांध बनाया हुआ है जो कि पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से वो पानी रोक नहीं सकता है, ज्यादा पानी रोक नहीं सकता है ना। और हमारा जो डैम है ना वो उतना स्ट्रांग भी नहीं बनता आज के टाइम पे। जैसे करप्शन इतना ही हो जाता है ना कि कोई चीज में कुछ ना कुछ पैसा बच जाए, ऐसा आजकल का नेता का सोच हो गया है। कुछ पैसा बच जाए बस, है ना। उसका भलाई से मतलब नहीं है कि देश का भलाई करना है ना, ऐसा कुछ मतलब नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। हाउसेस फार्म बिल्ड टू क्लोज टू रिवर रिड्यूसिंग नेचुरल फ्लड वाटर स्प्रेड। अब देखो घर जो है हम लोग को रिवर से या फिर कहीं पे भी जो भी कोस्टल एरिया है वहां से दूर बनाना चाहिए, ताकि हम लोग बच सकें जब फ्लड आए या फिर जो भी पानी का लेवल बढ़े तब भी, ठीक है। तो ये चीज नेचुरल कॉज नहीं है भाई, ह्यूमन मेड कॉज है, ठीक है। सिल्ट मड जो है एक्मुलेशन रिड्यूसिंग रिवर डैम कैपेसिटी। अब जो भी ये चीजें हैं इकट्ठा हो जाता है जब रिवर बहुत सारा चीज इकट्ठा करके ले आता है सिल्ट के रूप में, है ना। जो भी मटेरियल इकट्ठा करके ला रहा है, इकट्ठा करके लाएगा ही भाई, इरोजन करके ला रहा है तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा, कहीं ना कहीं छोड़ेगा। तो हमारा जो डैम है वैसा नहीं है कि उन सब डिपोजिशन को भी कंट्रोल कर ले, रख ले अपने पास, और साथ में पानी को भी कंट्रोल कर ले। तो वैसा डैम बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग बच सके। लेट और अनक्लियर फ्लड वार्निंग, है ना। फ्लड वार्निंग जो है कहीं ना कहीं सबको पता ही नहीं होता है कि फ्लड आने वाला है, चाहे जो भी। तो इस चीज में भी हम बहुत पीछे हैं अभी। तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग डिजास्टर से बच सकते हैं, हम लोग फ्लड से बच सकते हैं, ठीक है। नेचुरल प्लस ह्यूमन एक्शन इक्वल टू फ्लड, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों चीज से ही फ्लड आने का कारण बन सकता है। अब इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है तो सबको पता है भाई। पहला इफेक्ट क्या लिखा है कि लॉस ऑफ लाइफ, थाउजेंड्स डिस्प्लेस ऑफ टू रिलीफ कैंप, है ना। बहुत लोग को ऐसे कैंप बना करके रहना पड़ता है जब फ्लड आ जाता है, जैसे असम का हाल अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। फिर कुछ ये एक साल पहले जो पंजाब का हाल था आप समझ ही रहे हो। लार्ज फार्मलैंड एरिया सबमर्ज्ड, क्रॉप लाइक पैडी सेवर डैमेज, है ना। बहुत बड़ा सा फार्मलैंड जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, फ्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से सारा हमारा क्रॉप फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक नुकसान है हमारा। तीसरा नुकसान क्या है भाई, जितने भी हमारे पशुपालन होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं ड्यू टू फ्लड। फिर चौथा नुकसान क्या है, तो जितने भी रोड होते हैं, ब्रिज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। ये सारे हमारे एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में शामिल है, जो कि खत्म हो जाता है ना। पांचवा क्या है भाई, बहुत सारा बीमारियां पनप जाती है जब बाढ़ आ जाता है, तो बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, बनने लगते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं उनको नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जो कोई भी रिलीफ फीचर इनके पास नहीं है बस बच सके, तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पांचवा कारण भी बन जाता है, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट है जो कि फ्लड या फिर नेचुरल डिजास्टर आने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, ये था हमारा लास्ट स्लाइड। तो ये चैप्टर होता है फिनिश, पार्ट 2 खत्म हो गया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आप कमेंट करो कि किस चैप्टर पे चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा।